अब अपन बात करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुख्य बात क्या है वो, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अंकेक्षण के समय, क्योंकि ये चर्चा करने के बाद कि अंकेक्षण क्या होता है और अंकेक्षण किन तरह की इकाइयों का होता है या किन तरह की इकाइयों का हो सकता है, कहाँ जरूरी है, कहाँ पे हम लोग किसी और रीजन से कराते हैं। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, यहाँ ये जानना आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों को या वित्तीय सूचनाओं को बनाते हैं की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। लाजमी सी बात है, अंकेक्षक की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वो वित्तीय विवरणों का निर्माण करे। अब लाजमी सी बात है, वित्तीय विवरणों के निर्माण की जिम्मेदारी अगर उसकी है तो उसके लिए जो वित्तीय सूचनाएं बनानी है, यानी जो सामान्य प्रविष्टियां हैं या जो खाते हैं या जो क्या नाम है तलपट वगैरह है, वो सब बनाने की जिम्मेदारी भी प्रबंधन की है। अंकेक्षक का कार्य उक्त वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करना होता है। यहाँ ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कहीं पर ऐसा ना हो कि आपने किसी इकाई के वित्तीय विवरणों का निर्माण करा या वित्तीय सूचनाओं का निर्माण करो और आप ही अंकेक्षण कर रहे हैं, फिर आप स्वतंत्र तरीके से अंकेक्षण नहीं कर पाएंगे। एक बार छोटी सी बात समझने की है कि अगर मैं ही वित्तीय विवरणों का निर्माण कर रहा हूं या वित्तीय खातों को बना रहा हूं, तो फिर मैं कैसे उनका अंकेक्षण कर सकता हूं, और अगर करूंगा तो मैं स्वतंत्र राय कैसे दूंगा। मैं तो गलत होगा तो भी यही बोलूंगा सही है। इसलिए अंकेक्षक को अंकेक्षण करना है, वित्तीय विवरणों का, वित्तीय सूचनाओं का निर्माण प्रबंधन को कराना है। वो कैसे कराता है, किससे पूछ के कराता है, वो उसका अपना नजरिया है। वित्तीय विवरणों के निर्माण में प्रबंधन को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये एक तरीके से इसलिए बता रहे हैं आपको कि ये प्रबंधन को ध्यान रखना है। आपके सवाल मन में आ सकता है कि सर हमें क्यों बता रहे हो। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप अंकेक्षण करें तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें अच्छे से कि भैया ये सब चीजें उन वित्तीय विवरणों में है या नहीं। जैसे लेखी एवं वित्तीय विवरण सामान्य प्रविष्टियों के आधार पर बनाए हुए होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सीधे वित्तीय विवरण तो वैसे भी नहीं बनते, आपको पहले उनकी सामान्य प्रविष्टियां करनी पड़ती है, फिर लेखे बनाने पड़ते हैं, मतलब लेजर वगैरह बनाने पड़ते हैं, फिर उसका तलपट बनता है। फिर लेखों में की गई सामान्य प्रविष्टियां पूर्ण एवं उचित अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर हो। अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा करी कि एक शब्द होता है स्रोत दस्तावेज। ये स्रोत दस्तावेज वो दस्तावेज है जिसके आधार पे सामान्य प्रविष्टि होती है। जैसे अगर आप परचेज की एंट्री करेंगे यानी क्रय प्रविष्टि करते हैं, तो क्रय प्रविष्टि या परचेज की एंट्री आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, बिना परचेज के बिल के नहीं कर सकते। अगर आप सेल्स की जनरल एंट्री करेंगे, विक्रय प्रविष्टि अगर आप करते हैं, तो उसमें बिना विक्रय बिल के नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है एक दो जो सामान्य प्रविष्टियां ऐसी हों जिनके संबंध में किसी तरह का स्रोत दस्तावेज या किसी भी प्रकार का कोई 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 दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जैसे कि प्रावधान अंग बनाते हैं किसी भी तरह का, तो उसके लिए नहीं होता। समायोजन प्रविष्टि हम करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज, उनके लिए भी नहीं होता। वो एक अलग बात है, लेकिन क्योंकि वो तो है ही एंट्री ऐसी जिनमें नहीं हो सकता। लेकिन अन्य कोई सामान्य प्रविष्टियां हैं, जनरल एंट्रीज हैं, उनके लिए भाई साहब आपके पास में उचित जो है दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए, स्रोत दस्तावेज। क्योंकि यही स्रोत दस्तावेज क्या बनता है, अंकेक्षण साक्ष्य। अब ये अंकेक्षण साक्ष्य कहां से आ गया नया शब्द। अंकेक्षण साक्ष्य का मतलब है कि अंकेक्षण जब अंकेक्षण करने जाता है, तो जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि अंकेक्षण साक्ष्य, अंकेक्षण जब अंकेक्षण करेगा, तो अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को जो है ये देखना होता है कि भाई आपके जो वित्तीय सूचनाएं हैं वो सही है। ये हमें मुख्य तौर पे क्या देखना है, वित्तीय विवरणों में वही दिखाया हो जो आपने करा है। वित, वित, क्या करा है ये किससे पता चलेगा, वो तो वित्तीय सूचनाओं से पता चलेगा ना, क्योंकि जो हुआ वो तो साल भर पहले हुआ। और 2023-24 अगर वित्तीय हमारा वर्ष है या फाइनेंशियल ईयर है, तो उसकी जो जो आप उसका अंकेक्षण कार्यक्रम करेंगे वो तो 24-25 में ही होगा ना। 31 मार्च 2024 को जब वो खत्म होगा उसके बाद ही तो करोगे। तो जो होना है वो तो हो गया, वो तो खत्म। वो ईयर दोबारा कैसे आएगा। अब वो उस समय क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है वित्तीय सूचनाओं से, सामान्य प्रविष्टियों से, लेखों से। अब जो आपने सामान्य प्रविष्टि में लिख रखा है, हमें क्या पता उतना ही रुपए का, जैसे आपने लिख रखा है 2 करोड़ की परचेज हुई, हमें क्या पता 2 करोड़ का परचेज हुआ है नहीं हुआ। किससे जांचोगे आप, कोई ना कोई तो दस्तावेज चाहिए ना, वो दस्तावेज स्रोत दस्तावेज। अब हम उसी को तो यूज करके चेक करेंगे, हमारे पास कोई तरीका है। हम अगर आज ये देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं कि वित्तीय विवरणों में अगर 2 करोड़ रुपए की परचेज या क्रय आपने उसमें रिकॉर्ड करी है, तो उतनी वाकई में परचेज है यानी, कैसे चेक करें हम लोग बताओ। एक ही तरीका है, उसके लिए हमें स्रोत दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। यानी वो जो परचेज का बिल है वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, अंकेक्षण साक्ष्य, अंग्रेजी में इसको ऑडिट एविडेंस कहते हैं। तो प्रबंधन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना अंकेक्षक जब अंकेक्षण करने आएगा और अगर उसको स्रोत दस्तावेज नहीं मिले, या आप जिसको स्रोत दस्तावेज बोल रहे हैं वो अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण साक्ष्य वो नहीं मिले, भाई साहब वो तो सीधा ये लिख देगा कि इकाई के वित्तीय विवरण सही नहीं बने या वो सही उचित प्रदर्शन नहीं करते।
कोई भी व्यवहार, व्यवहार से मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन होता है, मैंने आगे ब्रैकेट में लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है हिंदी में व्यवहार का मतलब बहुत सारे होते हैं, अब आप गलत समझ लोगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिख दिया ट्रांजैक्शन। तो आपको अगर हिंदी में व्यवहार शब्द ना लिखे या ट्रांजैक्शन लिखोगे चलेगा, अंग्रेजी में भी कोई भी ट्रांजैक्शन या प्रविष्टि, सामान्य प्रविष्टि आपने करी, लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड होने से छूटे ना, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई जनरल एंट्री रह गई, ये नहीं होना चाहिए। वित्तीय विवरणों में शामिल सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी उनको आप इस तरीके से रिकॉर्ड करें कि वो आसानी से समझ में आ रही हो। वरना देखो अंकेक्षक तो जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, आप जितना आंसर अच्छे तरीके से और साफ अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखोगे, सीधा सीधा लिखोगे, उतना ही अच्छा एग्जामिनर को समझ में आएगा, उतने ही अच्छे वो आपको नंबर देगा। आप लिखोगे गंदी राइटिंग में, उल्टा सीधा लिखोगे, भाषा ऐसी लिखोगे जो समझ में नहीं आ रही है, चीजों को होच पोच करके लिख दोगे, तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, समझ में उसके आएगा नहीं, नंबर काट लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियां या अमाउंट्स का पूर्ण एवं सही तरीके से वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण एवं प्रदर्शन होना चाहिए, लेखांकन नियमों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से कि सामान्य जो भी आपने प्रविष्टियां करी हैं उनमें आपने सही तरीके से वर्गीकरण करा हो, क्लासिफिकेशन। अगर कोई आयगत खर्चा है तो उसको पीएनएल में लेके जाएं, पूंजीगत खर्चा है तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाएं, या लेखांकन के नियम जो भी हैं उनके अनुसार करें। लेखा पुस्तकें इकाई के परिचालन परिणामों एवं उसकी संपत्तियों एवं दायित्वों का सही एवं उचित प्रदर्शन करते हो। आपने जो भी लेखा पुस्तकें बनाई हैं, जो भी वित्तीय सूचनाएं बनाई हैं, उनमें आपके परिचालन परिणाम, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स जो होते हैं, यानी आपने पूरे साल भर जो करा, अंत में वो बात आ गई जिसके लिए हमने पूरा अंकेक्षण करा। आपके वित्तीय विवरणों में आपने जो भी पूरे साल भर करा वो सही तरीके से दिखना चाहिए। आपकी क्या संपत्तियां अर्जित करी, क्या दायित्व आपके ऊपर है, क्या खर्चे आपने करे, क्या आय आपने कमाई, उन सब का सही तरीके से जो है प्रदर्शन होना चाहिए, परिचालन सही तरीके से नजर आना चाहिए। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, आप मतलब इकाई ध्यान रखें। अब इकाई जितना अच्छे से ध्यान रखेगी हमारे लिए उतना ही अच्छा, हम अंकेक्षण करने जाएंगे हमें सब चीजें सही सही लिखी मिलेंगी, तो हम भी ये कह पाने में सक्षम होंगे कि इकाई के वित्तीय विवरण इकाई के द्वारा किए गए या निदेशकों के द्वारा किए गए काम का सही एवं उचित प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी में इसको मालूम है क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन। ट्रू एंड फेयर मतलब सही एवं उचित। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं आगे, ऑडिट एंगेजमेंट यानी अंकेक्षण कार्य का अनुबंध। भाई साहब देखो ऐसा है जी, आप जब कोई किसी को अपनी सेवा देते हैं तो या तो फ्री में देंगे या तो पैसे लेके दोगे। फ्री में हम देंगे नहीं, क्योंकि फ्री में देने के लिए तो हम अपनी जवानी के 5 साल खराब कर नहीं रहे, है ना जी। क्योंकि सीए बन रहे हैं तो 5 साल जवानी के, 6 साल जवानी के जो खराब कर रहे हैं वो इसलिए तो कर नहीं रहे कि फ्री में दे, अपना कोई सब उद्देश्य नहीं, अपना तो नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे आपका, आप देख लेना आपको फ्री में देनी हो तो। अब चूंकि आप फ्री में नहीं दोगे तो पैसा लोगे, तो एक अनुबंध तो करना पड़ेगा ना। तो इकाई में जब भी अंकेक्षण होता है, चाहे उस अंकेक्षक को इकाई के अंशधारकों के द्वारा नियुक्त किया जाए या उस अंकेक्षक को इकाई के द्वारा नियुक्त किया जाए बैंक के कहने पर, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, या मान लीजिए उसकी नियुक्ति किसी साझेदार द्वारा की जा रही है क्योंकि उसे लगता है कि वित्तीय विवरणों को सही तरीके से नहीं बनाया गया है, या व्यवसाय खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा, किसी की भी द्वारा की जा रही है, एक अनुबंध तो होना जरूरी है ना यार। इसको बोलते हैं अंकेक्षण के लिए अनुबंध या ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है जी, एक चीज। अब अंकेक्षण कार्य का एक तरह का अनुबंध है जो कि अंकेक्षक एवं अंकेक्षी के बीच अंकेक्षण सेवाएं लेने के लिए किया जाता है। ये जरूरी है भाई साहब, इसके बारे में मैं आपसे और चर्चा करूंगा आगे, बहुत आगे है चैप्टर नंबर 11। गलत है, इतनी दूर नहीं होना चाहिए था, इंस्टीट्यूट ने गलत करा, जो टॉपिक चैप्टर 1 में होना चाहिए था उसको चैप्टर 11 में उठा के डाला। पता नहीं किसने क्या करा, मैं इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट में नहीं हूं, पर जिसने भी अपना दिमाग लगाया है 100% वो कोई ना कोई टीचर है जो पढ़ाता है। जिसने भी सिलेबस को अभी रीड्राफ्ट करा तो उसने क्या करा, वो कोई ना कोई टीचर होगा और वो उस चैप्टर को पढ़ाता होगा सबसे एंड में, इसलिए उसको लगा कि चैप्टर एंड में जाना चाहिए, जबकि बात यहाँ आप किस सीक्वेंस में पढ़ाते हो उससे मतलब नहीं होता यार। मुद्दा होता है इस बात से बच्चे के लिए क्या सही है। अरे अंकेक्षण के अनुबंध की आप बात कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या बता रहे हो, और अनुबंध के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए उसको आप बता रहे हो सबसे आखिरी चैप्टर में, चैप्टर 11। कैसे समझेगा बच्चा, उसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेक्चर, सॉरी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मतलब हिंदी में अगर इसकी बात करें तो अंकेक्षण अनुबंध पत्र एक बनाया जाता है जो अंकेक्षक और अंकेक्षी के बीच में बनता है। अब ये अंकेक्षी कहां से आ गया, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो अंकेक्षक जो अंकेक्षण कर रहा है, अंकेक्षी जिसका अंकेक्षण हो रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं अंकेक्षी, अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा ऑडिटी, ऑडिटर ऑडिटी।
तो अंकेक्षक और अंकेक्षी इन दोनों के बीच में एक अनुबंध होता है, उसमें सारी बातें लिखी जाती हैं, किन शर्तों पे आपकी नियुक्ति हो रही है, क्या काम आपको करना है। हम जानते हैं क्या काम करना है, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें लिखा जाता है क्या फीस रहेगी, और भी जो भी आपको नियम शर्तें लगती हैं कि अंकेक्षक और अंकेक्षी के बीच में किसी भी तरह का कोई भी जो है किसी भी तरह का कोई मसला हो सकता है, बाद में उधर डाल दीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए एक बार। अब अंकेक्षण कार्य कितने, अब मैं इसके बारे में और ज्यादा चर्चा हम जो करेंगे वो करेंगे हम चैप्टर 11 में, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। इसके लिए एक अनुबंध पत्र बनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं मालूम है, अंकेक्षण अनुबंध पत्र। आप अंकेक्षण नियुक्ति पत्र भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। अंकेक्षण अनुबंध पत्र या अंकेक्षण नियुक्ति पत्र, अंग्रेजी में से क्या बोला जाएगा, अंग्रेजी में से बोला जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कहां पे, अध्याय 11। आप ये मत समझना सर इतना हिंदी में लिखोगे क्या, अरे नहीं, अध्याय तो सबको समझ में आता है, चैप्टर 11 में करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक ऐसे लगता है, ऐसे 210। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे क्या आ गया, ऐसे का वेरी फुल फॉर्म मेरे बच्चों होता है स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, हिंदी में से कहते हैं अंकेक्षण मानक। बहुत सारे पढ़ने हैं तुमको बच्चों, इसके बाद वाले चैप्टर से अंकेक्षण मानक चालू हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे, तो हम लोग चैप्टर नंबर 11 जब पढ़ेंगे, अध्याय 11 में हम इसकी चर्चा करेंगे, वहां पे पढ़ेंगे, जो कि ऐसे 210 यानी अंकेक्षण मानक 210 में ये आता है। अंकेक्षण कार्य दो तरह के होते हैं, एक होता है बाहरी अंकेक्षण कार्य, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, एक होता है आंतरिक अंकेक्षण कार्य। पहले हम बात करते हैं बाहरी अंकेक्षण कार्य या एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। हमने जो ऊपर इतनी सारी चर्चा करी थी ना, आपको अगर याद हो तो, कि अंकेक्षण क्यों कराया जाता है, ये वो सब बाहरी अंकेक्षण की श्रेणी में आता है। क्यों बोला ऐसा, हमने क्या बोला था आपको, बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाओ, याद कीजिए आप क्या बोला था हमने उस समय, बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा, जो कि सामान्य तौर पे हम किसी चार्टेड अकाउंटेंट को या सीए को बुलाते हैं, बाहर से बुलाते हैं। बाहर से बुलाते हैं मतलब वो उस इकाई से संबंधित या जुड़ा हुआ ना हो, यानी उसका कोई कर्मचारी जो कि सीए हो उसको नहीं बुला सकते आप, बाहर से किसी व्यक्ति को आएगा, इसको बोलते हैं बाहरी अंकेक्षण कार्य। देखिए, जब इकाई से बाहर का कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अंकेक्षण करता है तो उसे बाहरी अंकेक्षण कार्य कहा जाता है। इस तरह के अंकेक्षण से इकाई के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं का विश्वास इकाई पे बढ़ता है, क्योंकि आपने थर्ड एम्पायर, थर्ड एम्पायर, क्यों थर्ड एम्पायर, भाई साहब ये दोनों एम्पायर तो यहाँ खड़े थे, ये दोनों यहाँ खड़े थे, तो हो सकता है किसी खिलाड़ी के साथ में कोई सेटिंग वेटिंग हो गई हो कुछ ऐसा, तो हमने कहा नहीं भैया बाहर है, थर्ड एम्पायर नहीं, इसलिए क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति की राय चाहिए। अच्छा, एम्पायर को भी क्यों खड़ा करते, वो भी स्वतंत्र व्यक्ति है, क्योंकि दोनों टीमों के खिलाड़ियों से बात सोचोगे तो हर टीम अपने अपने फेवर में कहेगी, गलत करेगी तो भी अपने फेवर में बोलेगी, इसीलिए ये जरूरी है कि इस तरह के अंकेक्षण कार्यों को बाहर के व्यक्ति से कराया जाए, और इसलिए इसका नाम क्या कहलाता है, बाहरी अंकेक्षण। और इसलिए इससे जो अंकेक्षण रिपोर्ट का उपयोग करने वाले लोग हैं उनका विश्वास बढ़ता है। आंतरिक अंकेक्षण कार्य क्या होता है, देखो मैं आपको सच बताऊं तो आपके सिलेबस में आंतरिक अंकेक्षण कार्य के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है बात, लेकिन कम है। क्या, मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि प्रबंधन ने अंकेक्षण कार्य करवाया, प्रबंधन ने पूरे साल भर वित्तीय विवरणों को बनाया, निदेशक, प्रबंधन मतलब निदेशक मंडल, उन्होंने पूरे साल भर वित्तीय विवरणों को बनाया, वित्तीय विवरणों को बनाकर तैयार कर दिया, पूरे साल भर काम भी अच्छे से करा, बढ़िया तरीके से काम करा, कोई कपट नहीं करा, कुछ भी गलत नहीं करा, ना कोई कपट करा, ना कोई गलतियां करी, कुछ भी नहीं करा, कितना बढ़िया काम करा ना, आपको लगेगा यार बहुत अच्छी बात है, तो कितना अच्छे से काम करा। लेकिन अब वित्तीय विवरणों के निर्माण में या वित्तीय सूचनाओं के निर्माण में कभी कभी गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है गलतियां, हो सकता है कोई कोई लेखांकन मानक की पालना करने भूल गए हो, कोई जनरल एंट्री यानी सामान्य प्रविष्टि गलत हो गई हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो गया, फर्ज कीजिए अगर ऐसा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में आपके लेखे गलत हो गए, यानी वित्तीय जो सूचनाएं हैं वो गलत हो गई,
अब वो अंकेक्षक आया जिसको किसने भेजा है, अंशधारकों ने भेजा है। वो अंकेक्षक आया जिसको अंशधारकों ने भेजा, वो अंकेक्षक आया जिसको जो है बैंक ने किसी ने भी भेजा, वो आकर अंकेक्षण करेगा। अब जब उसने आके अंकेक्षण करा तो उसको गलतियां मिली। अब असल में क्या हुआ वो तो उन रिकॉर्ड्स से ही दिख रहा है, उन वित्तीय खातों से या वित्तीय सामान्य प्रविष्टियों से दिख रहा है। उसमें गलत एंट्री हो गई गलती, लेकिन वो अंकेक्षक क्या समझेगा, इन्होंने करा कुछ और दिखाया कुछ और। मान लीजिए परचेस की एंट्री गलत हो गई, अब उसने परचेस का बिल देखा 12 करोड़ की परचेस है, यहाँ आ रही 13.5 करोड़ की, गलती हो गई, कोई लेखांकन मानक हमने गलत लगा दिया। अब वो अंकेक्षक तो सीधा कर बोलेगा वित्तीय विवरण सही एवं उचित राय नहीं देते। अब आप क्या कीजिएगा, तो अच्छा इसके अलावा जो कि बाहरी अंकेक्षक है वो वर्ष के अंत में आएगा। अब इकाई इतनी बड़ी, आप समझो प्रबंधन के ऊपर आपने इतनी जिम्मेदारी डाल रखी है, प्रबंधन थोड़ी ना सारा काम कर सकता है, प्रबंधन के नीचे हजारों लाखों कर्मचारी काम करते हैं। अब इतने सारे कर्मचारियों, पूरा सिस्टम काम करता है, तो आपने कहा वित्तीय विवरण बनाना प्रबंधन का काम, व्यवसाय को चलाना प्रबंधन का काम, लेकिन प्रबंधन चलाता किस कैसे है इसको, वो सारे कर्मचारियों से चलता है। अब उन कर्मचारियों के ऊपर एक एक के ऊपर नजर कैसे रखें, हमारा सिस्टम काम करता है, लेकिन फिर भी तो प्रबंधन को लगता है कि यार ये जो बाहरी अंकेक्षक है ये तो साल के एंड में आएगा, अगर साल के अंदर वर्ष के भीतर ही, वर्ष के पूरे दौरान, पूरे वर्ष के दौरान यदि कोई ऐसा अंकेक्षक जो कि बिल्कुल बाहरी अंकेक्षक की तरह स्वतंत्र काम करे, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ काम करे, वो आ जाए और पूरे साल भर हमारे साथ काम करे, कर्मचारी नहीं बने हमारा, स्वतंत्र तरीके से काम करे, उसको हम पैसे देंगे और वो भी आकर गलतियां ढूंढे, तो कितना मजा आ जाए। इससे कितने सारे फायदे हैं, एक तो इकाई के अंदर जो भी गलतियां हैं, जो भी कपट है, जो भी कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा, साल के आखिरी का इंतजार नहीं। और सबसे अच्छी बात, सारी गलतियां पता लग गई, ढूंढ ली, सही कर ली, तो जो साल के अंत में अंकेक्षक आएगा, भारी अंकेक्षक, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब करना तो इसको कोई गलतियां नहीं मिलेंगी, तो वो अपनी रिपोर्ट एकदम सही देगा, कितना बढ़िया, मजा आ गया। वो होता है आंतरिक अंकेक्षक, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये बहुत खर्चीला काम होता है और हर इकाई के सम नहीं है, और इसलिए हमारे भारत में भी ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कराना ही पड़ेगा। भारी अंकेक्षक तो फिर भी कुछ इकाइयों के केस में कराना जरूरी है। तो ये दो तरह के अंकेक्षक होते हैं। मुख्य तौर पर हम लोग जो इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं वो हम भारी अंकेक्षक के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। खैर बहुत ज्यादा काम बड़ा जो है एग्जाम के लिए मुद्दा नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल नहीं पूछ सकता। ये जो टॉपिक आपने अभी देखा, मुख्य बात ये है, ध्यान रखें, बहुत बड़ा सवाल बनने की संभावना नहीं है। ऐसे तो देखो किसी भी टॉपिक पे सवाल बन सकता है, लेकिन हमारा काम है आपको वो टॉपिक बताना जिन पर सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो आप अपने एग्जाम में पूरा फोकस करके उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं। अब जो टॉपिक है इसके ऊपर सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्या है, अंकेक्षण के फायदे, या अंकेक्षण क्यों होना चाहिए। वैसे तो जब हमने अंकेक्षण की परिभाषा पढ़ी या अंकेक्षण के बारे में हमने इतनी चर्चा करी, तो काफी हद तक हमको समझ में आया कि अंकेक्षण के फायदे क्या होते हैं या क्या है। फिर भी हम आपको कुछ फायदे बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या है देखो, अंकेक्षित वित्तीय विवरण वह उच्च स्तरीय विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ता है। आज अगर किसी भी इकाई ने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण करा, तो लोगों का उतना, भले ही उसने बहुत अच्छा काम करा होगा, फर्ज कीजिए बहुत बढ़िया काम करा, उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लोगों का विश्वास उस स्तर का नहीं आ पाएगा जिस स्तर का विश्वास तब आएगा जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर ही कह देगा कि भैया इस इकाई के वित्तीय विवरण सही है। वो भी कौन बोल रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट, सनदी लेखाकार बोल रहा है कि यार इस इकाई के वित्तीय विवरण बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा लगेगा। तो उससे जो उपयोग करता है, उन वित्तीय विवरणों के जो उपयोग करता है, उनका जो विश्वास है वो बढ़ता है। यह हितधारकों के हितों की रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात। जितने भी हितधारक, हितधारक मतलब स्टेक होल्डर्स, चाहे वो अंशधारक हो, चाहे जिन्होंने कंपनी में डिपॉजिट्स करा रखा हो, जमाएं स्वीकार कर रखती कंपनियां तो जिन्होंने जमाएं की हैं, या डिबेंचर्स हो, बैंक वगैरह है, उन सबके हितों की रक्षा होती है। क्योंकि अंकेक्षण होगा तो देखो, अंकेक्षक तो अंकेक्षण कर रहा है, वो किसी के लिए नहीं कर रहा है, वो तो अंकेक्षण करके बता देगा वित्तीय विवरण सही है या नहीं, खत्म कहानी। अब जिसको भी यूज करना है कर लो भाई। आज अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक बात समझना छोटी सी, आज किसी कंपनी के अंशधारकों ने मुझे बुलाया कि भैया आप हमारी वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करिए, मैंने करा और मैंने बताया कि आपके वित्तीय विवरण सही एवं उचित प्रदर्शन करते हैं,
प्रबंधन ने जो पूरे साल भर करा वही दिखाया। अब मैंने इसमें ये तो नहीं बोला ना कि मैं अंशधारकों के लिए अंकेक्षण कर रहा हूं, मैं जनरल बात कही। अब इन्हीं वित्तीय विवरणों को अगर बैंक भी यूज करता है, आज अगर वो कंपनी लोन लेने जाती है और बैंक कहता है भैया अपने वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कराओ, कंपनी कह सकती है सर हमने तो पहले ही करा लिया अंकेक्षण, देखो अंकेक्षक ने बोला है ये वित्तीय विवरण सही है, हम उचित राय प्रदर्शित करते हैं, तो वो चलेगा। यानी वित्तीय विवरण अगर एक बार अंकेक्षण वित्तीय विवरणों का होता है तो भैया उसका फायदा सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिसने अंकेक्षण कराया उसी को फायदा मिलेगा, कोई भी व्यक्ति जो कि उस इकाई से जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे, या उसमें किसी भी तरीके से हित धारक है, उसको भाई साहब फायदा मिलेगा। तीसरा, यह अंकेक्षण इकाई के कर्मचारियों पर नैतिक रोक लगाता है। देखो भाई साहब ऐसा है जी, ये भारत है जिसे कर्मचारी कपट और गलतियां करने से डरते हैं। यहां डरे बिना ना कुछ होता नहीं। यदि आपने देखो, आप एक बार समझो रेड लाइट हो रही है, आप जहां पे भी रहते हो वहां पे रेड लाइटें तो होंगी। रेड लाइट पे अगर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा ना तो ज्यादातर लोग गाड़ी रोकते ही नहीं, वो निकाल लेते हैं, या फिर वो बिल्कुल आगे आगे लेते जाएंगे ना। देखा होगा आपने, रेड लाइट लग रही है और जब आप जा रहे हो जगह रेड लाइट भी हो रही है, आपको रुकना चाहिए पर आप रुक ही नहीं रहे। और सुबह का टाइम है तो बिल्कुल नहीं रुकोगे। लेकिन अब सोचिए अगर वहीं पर हम एक पुलिस वाले को खड़ा कर दें, अब कितना मजा आएगा। अब पुलिस वाला खड़ा हो गया ना भाई साहब, अब हर आदमी क्या है पालन करेगा। अंकेक्षण कर्मचारी हैं जिनको हम तनख्वाह देते हैं काम कराने के लिए, हम चाहते हैं कि भैया आप कोई भी कपट या गलती मत करो। देखो क्या ना, आपको कर्मचारी बनाया, आपको पैसा दिया, हमने मुंह मांगी सैलरी दी, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आप अपना ईमानदारी से काम कीजिए, कोई भी कपट वगैरह ना करें, गलतियों को कोशिश करें कम से कम, थोड़ी बहुत तो कोई बात नहीं बट कोशिश करें कम से कम, लापरवाही ना करें। अब अगर देखो इकाई का अंकेक्षण नहीं होगा ना, तो ये कर्मचारी जो आप सोच रहे हो ना बड़ी नैतिकता से काम करते होंगे, बड़े कपट वगैरह भी नहीं करते होंगे, भाई साहब गलत फहमी है। अंकेक्षण होता है तो ये सारी चीजें बाहर निकल कर आ जाती है। अंकेक्षण सरकारी विभागों के द्वारा कर निर्धारण में मदद करता है, बिल्कुल। यदि आज हमने चर्चा करी कि सुबह की भैया जो है वित्तीय विवरणों का जब अंकेक्षण होगा तो उस समय वो कभी कभी आयकर विभाग भी करवा लेता है, कराता है ना आयकर विभाग भी अंकेक्षण, कि भैया इस इकाई का वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण करूं, क्यों, हमें लग रहा है इसने इनकम कम दी है, कम दिखाई है, तो उनको अपने कर के निर्धारण में राय सहायता मिलेगी। अंकेक्षित वित्तीय विवरण बैंकों द्वारा इकाई की साख की जांच, साख मतलब क्रेडिट, क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी साख जांच में मदद करते हैं, क्योंकि ऋण देने से पहले बैंक जानना चाहता है कि भैया ये व्यक्ति जो है इसकी साख कैसी है, इसकी क्रेडिट कैसी है, मार्केट रेपुटेशन कैसी है, तभी तो ऋण देंगे। ऐसी किसी को भी मुंह उठाकर थोड़ी ना ऋण दे देंगे भाई। तो किसी भी व्यक्ति की साख का निर्धारण करने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि उस इकाई के वित्तीय विवरणों की जांच की जाए, अंकेक्षण हो जाए तो बैंकों को बड़ा मजा आ जाए। कपट एवं गलतियां पकड़ में आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। और आखिरी बात, इकाई की परिचालन क्षमता एवं परिचालन के बारे में जानकारी हो जाती है। इकाई की परिचालन क्षमता मतलब उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कितने बढ़िया से काम कर भाई, क्यों। देखो वित्तीय विवरण में एक बड़ी अच्छी बात है, हम जब 11वीं में पढ़ा करते थे, 12वीं में पढ़ा करते थे, तो हमारे एक सर थे, वो हमें एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, लाइन वो कहा करते थे, उनका नाम था अटल बिहारी अटोलिया। बड़े ही बहुत बढ़िया अकाउंट्स के इतने बढ़िया टीचर थे हमारे, इतने बढ़िया गुरुजी थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखो बेटा ऐसा है, ये जो लेखे होते हैं, अकाउंट्स होता है, ये होता है किसी भी कंपनी का दर्पण। मतलब कंपनी में कुछ भी हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा, मार्केटिंग में, एचआर में, सेल्स में, प्रोडक्शन में, वो सब आपको एक जगह दिखेगा, वो खाते। लेखों की, अकाउंट्स की, वित्तीय विवरणों की ये सबसे खास बात है कि जो भी इकाई में हो रहा है, अच्छा बुरा गलत सही जो भी, वो सब किसमें दिखता है, खातों में। तो खाते होते हैं, जो लेखे होते हैं, जो वित्तीय विवरण होते हैं, वो किसी भी इकाई के का दर्पण होते हैं। और वित्तीय विवरणों में को देख, अगर आप समझदार हैं थोड़े से भी, वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी बढ़िया रखते हैं, और हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमसे अच्छी वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी भैया कौन रखता है। तो यदि आप वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी रखते हैं अच्छी, तो आप इकाई के वित्तीय विवरणों को देखकर यह बता सकते हैं कि इस इकाई के अपने जो ऑपरेशंस है वो कैसे चल रहे हैं। ऑपरेशंस मतलब क्या ये अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, बड़ी सिंपल सी बात है यार, उसके अंदर सब आता है। क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने खर्चे हुए, प्रत्यक्ष खर्चे कितने हैं, प्रत्यक्ष खर्चे कितने हैं, कितना आपने साल भर में जो है जो आपका आय कितनी है, आपके खर्चे, आपकी संपत्तियां आपने कितनी अर्जित करी साल भर में, कितना आपने संचय वगैरह कितने बने, रिजर्व सरप्लस आपके कितने बने, सब पता चलता है भाई। कितना बढ़िया काम है। तो कितना आसान है ये मालूम करना, ये जान लेना, कितना आसान है ये मालूम कर लेना या जान लेना कि इस इकाई के वित्तीय विवरणों में, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पर, कितना आसान है समझ लेना, जान लेना कि इस इकाई के वित्तीय विवरणों में
से कि इस इकाई की परिचालन क्षमता कैसी है, इसके परिचालन के बारे में करती क्या है, तो अंकेक्षण से ये सब भी हमें आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जी। अब अपन बात करेंगे मेरे बच्चे अंकेक्षण के टाइप्स, जो कि मैंने आपको लगभग ऊपर भी थोड़ा बहुत बता दिया कि अंकेक्षण के दो तरह के टाइप होते हैं। एक तो जो अनिवार्यता से होता है, मैंडेटरी जिसको बोला जाता है, और एक होता है स्वेच्छा से, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वॉलंटरी। देखो, अगर मैं, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था और ऊपर भी बताया था कि अगर हम लोग कंपनी वगैरह की बात करें जिसके लिए कि अंकेक्षण वाकई में बहुत जरूरी है, तो वहां पे अंकेक्षण अपने आप में मैंडेटरी होता है, यानी जिसको कराना जरूरी है। और इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कंपनी की प्रकृति ही ऐसी है, तो वहां पे कंपलसरी है। देखेंगे जैसे आप कुछ इकाई में अनिवार्य होता है, जैसे कंपनियों को कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। अच्छा, कुछ एक ऐसी इकाई है जिनको, जिनका इकाई का जो उसका प्रकार है वो कैसा भी है, लेकिन उनको आयकर अधिनियम के तहत करवाना पड़ता है। देखो, आयकर अधिनियम के अनुसार टर्नओवर, अगर एक, मैं यहाँ पे इसको नीचे दोबारा लिख रहा हूँ, देखो ये यहाँ से काट दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा डबल बार आ गया है, इसको यहाँ से काट देते हैं ऐसे। आयकर अधिनियम के अनुसार टर्नओवर एक सीमा से ज्यादा है तो अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, ऐसा आयकर अधिनियम में लिखा है। उस आयकर अधिनियम जो है वो इकाई के प्रारूप पे नहीं जाता। आयकर अधिनियम क्या बोलता है, बोले भैया आप कंपनी हो, फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो, एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, यानी आपका एकल व्यवसाय हो, साझेदारी व्यवसाय हो, कंपनी हो, हिंदू अविभाजित परिवार हो, कोई भी हो, हम लोग उसमें आपको, अगर ये आपका व्यवसाय है और अगर आपके व्यवसाय का जो टर्नओवर है, जो कुल बिक्री है, वो एक सीमा से अगर ऊपर जाती है तो अंकेक्षण आपको करवाना पड़ेगा, तो वहां पे करवाना पड़ता है। अच्छा, स्वेच्छा से बात करें तो जिन इकाइयों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है वो स्वेच्छा से करा सकते हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, अगर आप अनिवार्यता से बात करें, जैसे आज अगर किसी इकाई ने अपना अंकेक्षण करवाया क्योंकि बैंक ने उसको बोला कि भैया अपना जाकर ऑडिट कराओ, अपना अंकेक्षण कराओ, क्योंकि वो आप लोन लेने गए और आपने अंकेक्षण कराया। अब इधर इकाई ने अपनी मर्जी से तो नहीं कराया, स्वेच्छा से तो नहीं कराया, कराना पड़ा, लेकिन हम इसको फिर भी स्वैच्छिक अंकेक्षण ही बोलते हैं। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री अगर हम अंकेक्षण की बात करें या मैंडेटरी की बात करें, यानी जहां पे अनिवार्यता की बात करें, तो अनिवार्य कर्ता कौन है? आज हमने कहा इस इकाई को अंकेक्षण अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा। कौन बोल रहे हैं अनिवार्य? कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई लॉ ही तो बोलेगा। यानी जब तक किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी इकाई का अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं है तो उसे स्वैच्छिक बोला जाएगा, भले ही आपने वो किसी के कहने पे कराया। मैं दोबारा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जैसे कंपनी है, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपना अंकेक्षण कराना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य कहलाएगा क्योंकि अधिनियम में लिखा। हमने क्या बोला? यदि आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी इकाई का टर्नओवर एक सीमा से ऊपर जाता है तो अंकेक्षण कराना पड़ेगा, ये अनिवार्य है क्योंकि अधिनियम में लिखा है। किसी 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 मान लीजिए साझेदारी फर्म ने अपना अंकेक्षण कराया क्योंकि उसके किसी साझेदार को फर्म के वित्तीय विवरणों पर किसी तरह का डाउट था, किसी तरह की शंका थी, इसलिए तो ये भले ही उस साझेदारी फर्म में अंकेक्षण इसलिए करवाना पड़ा क्योंकि साझेदार ने बोला, तो भी ये कहलाएगा स्वैच्छिक क्योंकि अधिनियम के तहत नहीं आता। तो आप यहां समझे, अंकेक्षण अनिवार्य या मैंडेटरी कब होता है? जब किसी अधिनियम के तहत उसको अंकेक्षण करवाना पड़ता हो। यदि किसी अधिनियम के तहत अंकेक्षण नहीं करवाना पड़ रहा तो उसे फिर स्वैच्छिक अंकेक्षण कहा जाएगा, चाहे कारण कुछ भी हो। ठीक है, तो दो तरह के अंकेक्षण होते हैं। खैर, कोई बहुत ज्यादा काम की चीज ये नहीं है, यहां आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में ये आपको आगे कहीं काम नहीं आएगी, बस ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में भी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बनता, तो इतना परेशान नहीं होना कि सर ये एग्जाम में याद करना है क्या। मैं अपने आप बता दूंगा कहाँ पे सवाल बनता है या नहीं। आपका काम क्या है? आपका काम है नोट डाउन करके रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है मेरे बच्चों, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो परेशान नहीं होना, लेकिन देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है जी, आ जाइए। उसके बाद में है अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बड़ा मुद्दा है, आखिर अंकेक्षक की नियुक्ति किस तरीके से की जाती है? देखो, दो नियम है। पहला नियम, सामान्य तौर पर अंकेक्षक की नियुक्ति इकाई के हितधारकों यानी स्वामी को करनी चाहिए, सामान्यतः, क्योंकि किसी भी इकाई में इकाई के स्वामी से बड़ा कोई भी नहीं होता।
और किसी भी इकाई में सबसे बड़ा जो हित होता है, सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट होता है, वो होता है उस इंटरेस्ट, मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, हित वाला। सबसे बड़ा जो हित होता है वो किसी भी इकाई के स्वामी का होता है। तो पहला तो ये सामान्य नियम है, देखो मैंने हाईलाइट भी करा है, सामान्य तौर पर, सामान्य तौर पे। परंतु इकाई पर लगने वाले अधिनियम में अंकेक्षक नियुक्ति का तरीका दिया हुआ है, तो उसी के अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यदि किसी भी इकाई के ऊपर जो अधिनियम लगता है उसमें दे रखा है कि भैया अंकेक्षक की नियुक्ति जो है इस तरीके से की जानी चाहिए, तो भैया फिर आपके अंकेक्षक की नियुक्ति वैसे ही की जाएगी जैसा कि उस अधिनियम में प्रस्तावित है। उदाहरण से समझिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी की नियुक्ति भारत के महालेखाकार द्वारा की जाती है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे अलग अलग तरह की इकाइयों के अंकेक्षण की बात की गई है। तो यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तरफ हम जाते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी का भारत सरकार का महालेखाकार जो है वो करेगा। लेकिन अगर आप गैर सरकारी कंपनी में जाते हैं यानी सामान्य कंपनी में, तो अंशधारकों द्वारा एजीएम में यानी वार्षिक सामान्य सभा में नियुक्ति की जाएगी। यह आपने पढ़ा भी होगा लॉ में, या पढ़ लेंगे कि अगर कोई कोई गैर सरकारी कंपनी है, ऐसी कोई कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी की श्रेणी में नहीं आती, अगर वो कंपनी अपना अंकेक्षण कराती है तो उसमें अंशधारकों द्वारा एजीएम में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। देखो ये भी प्रावधान है। तो ये इस यदि किसी पर अधिनियम नहीं है अथवा उस पर लागू अधिनियम में अंकेक्षण से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, तो नियम 1 लगाना है। यानी नियम एक सामान्य नियम है। सामान्य नियम के अनुसार इकाई में अंकेक्षक की नियुक्ति उसके स्वामियों के द्वारा की जाए। अब यहाँ ये एक बड़ी समस्या है। एक समस्या क्या है जो आपके मन में सवाल आना चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स हमें भेजते रहें, सवाल हमें भेजते रहें। यदि आप जो है जब भी इस वीडियो को देखें और आपके मन में आए तो तुरंत हमें सवाल भेजें आप। तो सवाल आपके मन में जो आ रहा होगा, मैं कोशिश करूंगा कि कोई सवाल आपका वैसे ही ना बचे, मतलब हम क्लास में ही कवर कर लें कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम उलझ गए। ये अगर मान लीजिए किसी इकाई के ऊपर अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि सभी इकाइयों का तो अंकेक्षण अधिनियम के तहत नहीं होता, अभी अभी आपने समझाया कि भाई कुछ में तो अधिनियम में लिखा हुआ करवाना पड़ेगा, बट बहुत सारे केस में तो स्वैच्छिक अंकेक्षण होता है। कंपनी की है तो अनिवार्य हो जाएगा, आयकर अधिनियम में होता है। आज अगर कोई एकल व्यवसायी है, उसको बैंक से लोन लेना है, वो अपना अंकेक्षण करवा रहा है, वो तो पूरी तरीके से स्वैच्छिक अंकेक्षण है। आपने तो बोला भले ही हमने बैंक के कहने पे करवाया, लेकिन है तो स्वैच्छिक, क्योंकि अधिनियम में नहीं लिखा हुआ। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में अंकेक्षक की नियुक्ति तो बैंक को करना चाहिए। आप अगर याद कीजिएगा, हम जब आज के लेक्चर के बिगनिंग की मैं बात करता हूं, अगर आप जाकर देखेंगे उस लेक्चर को ध्यान से, बिगनिंग के लेक्चर को, तो आप एक चीज पाएंगे। क्या पाएंगे आप? एक चीज आप ये पाएंगे कि मैंने वहां पर एक कहा था कि बैंक क्या बोलता है, आप कोई सी अगर कह दे तो, उसने किसी सीए का नाम नहीं लिया, उसने कहा कोई सीए कह दे तो हम कि वित्तीय विवरण सही है तो मान लेंगे। यानी आप किसी भी सीए को नियुक्त कर दीजिए, सीए अगर है तो वो स्वतंत्र ही होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? यहां पर ये समझने वाली बात है। तो हमने बोला कि भैया अगर बैंक के कहने पे भी करवा रहे हो तो नियुक्ति बैंक करे या स्वामी करे, क्या फर्क पड़ता है? आज अगर, क्योंकि जो अंकेक्षक है वो ना तो, अगर उसकी नियुक्ति बैंक कर देगा तो भी वो स्वतंत्र रहेगा, नियुक्ति अंकेक्षक एकल व्यवसायी जो है वो खुद कर देगा तो भी वो स्वतंत्र रहेगा, वो तो किसी के भी फेवर में नहीं है। आज अगर कोई साझेदारी फर्म है, ठीक है, और उसके किसी साझेदार को हो गया, किसी तरह का डिस्प्यूट हो गया उसको अपने बाकी साझेदारों से, वो कहता मैं तो नहीं मानता तुमने जो खाते बनाए हैं, मैं तो इन वित्तीय विवरणों को स्वीकार नहीं करता। उस बाकी साझेदार बोले भैया अंकेक्षण करा ले, तो ठीक है। अब यहाँ अंकेक्षक चाहे वो साझेदार नियुक्त करे जिसको शक है, या बाकी साझेदार करे, क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंकेक्षक किसी के भी फेवर में नहीं है। वो तो कह रहा है भैया मैं किसी की नहीं सुन रहा, मैं तो स्वतंत्र रूप से अंकेक्षण करूंगा, सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा, बात खत्म। तो जब मुद्दा ये है ही नहीं, जब मुद्दा ये है ही नहीं कि अंकेक्षण कौन ना किसके द्वारा नियुक्त हो, तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हमने हर केस में अधिकार किसको दे दिया? स्वामियों को, कि भैया स्वामी ही जो है इकाई के वही अंकेक्षक की नियुक्ति करे। लेकिन अधिनियम से ऊपर कुछ नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में अधिनियम से, भारत में बने हुए किसी भी अधिनियम से ऊपर कुछ नहीं होता। यदि अधिनियम के तहत आप अपना अंकेक्षण करा रहे हैं और अधिनियम में लिख दिया कि अंकेक्षक की नियुक्ति फलाना व्यक्ति करेगा, तो भाई साहब वही करेगा, ठीक है जी। हाँ, अंकेक्षण नहीं लग अधिनियम लागू नहीं होता कोई भी किसी भी तरह का, तो एक अलग बात है।
फिर तो कोई भी नियुक्ति कर सकता है, यानी नियम नंबर 1 लग जाएगा, जिसके अनुसार अंकेक्षक की नियुक्ति इकाई के जो वो है स्वामी है उनके द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई माथा पच्ची नहीं। फिर मैं यहां पर बोलूंगा कि क्वेश्चन नहीं आता सामान्य तौर पे, लेकिन इसको आप छोड़ के भी नहीं जाए, बस याद रखें। थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है, सवाल तो कुछ और होता है लेकिन उसके बीच में कहीं एक छोटा सा उन्होंने इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया, तो भाई साहब बड़ा आसान हो जाता है, तुरंत अपन लोग यहाँ जवाब दे सकते हैं, उधर काम में आ जाता है, थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया तो। अब आता है अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसे देता है। देखिए, अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट उससे देता है जिसने उसकी नियुक्ति करी है। सामान्य तौर पे जैसे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारकों द्वारा की जाती है, तो अंकेक्षक जो अपनी रिपोर्ट देता है वो इकाई के अंशधारकों को देता है। अब वो बाद में आगे दे दे, जैसे बैंक के कहने पे कराई तो बैंक को दे दिया, या सरकार के कहने पे कराई तो सरकार को दे दिया, आयकर अधिनियम के तहत हुई तो आयकर अधिकारियों को दे दिया। फर्म में अंकेक्षक अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट साझेदारों को दे देगा, एकल व्यवसाय में एकल व्यवसाय को आधी आधी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसने भी अंकेक्षक की नियुक्ति करी या जो भी उस इकाई के स्वामी है, उनको आप अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट दे दीजिए और वही आगे दे देंगे जिससे भी जरूरत होगी। काम का टॉपिक नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना है। एग्जाम के हिसाब से कोई नहीं पूछने वाला आपसे कि अंकेक्षण रिपोर्ट किसे दे, छोड़ सकते एग्जाम में, पर ठीक है, इधर है ही जरा सा टॉपिक, अगर पढ़ भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब चूंकि आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी बातें आपको बता दूं जो मैंने ऊपर भी लिखी थी। लेखांकन के लिए अपना जो आईसीआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संधि लेखाकार संस्थान जो है, ये तो मैंने ऐसे हिंदी में बोल दिया, बाकी तो आईसीआई याद रखो। आपको इतना लंबा चौड़ा भारतीय संधि लेखाकार संस्थान इतना लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप आईसीएआई शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत में लेखांकन और अंकेक्षण, ये दो जो क्षेत्र हैं, इनका पूरा अधिकार, इसमें सब काम करने की जो आपने जिम्मेदारी दी है वो आईसीआई को दी है, भारतीय संधि लेखाकार संस्थान को दी थी। तो लाजमी सी बात है कि भारत में लेखांकन से रिलेटेड, रेखांकन से संबंधित किसी भी तरह नियम की स्थापना करनी हो, कोई नियम बनाना, वो सारी जिम्मेदारी किसके पास है? आईसीआई के पास। उसी तरीके से अंकेक्षण से संबंधित अगर किसी भी तरह का कोई भी नियम बनाना हो तो उसकी भी पूरी जिम्मेदारी किसके पास में है? आईसीआई के पास। और अब इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आईसीआई ने क्या करा, अंकेक्षण के संबंध में कुछ अंकेक्षण मानक जारी करे हैं, लेखांकन के संबंध में लेखांकन मानक जारी करे हैं। मानक जारी करना क्यों जरूरी होता है? मानक इसलिए जारी किया जाता है, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंकेक्षण मानक मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। चूंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों को छोटा करके लिखते एएस एएस आता, तो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको उल्टा करके लिख दिया स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, तो जो वो बन गया एएस, ये बन गया ऐसे, और कोई इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। अब ये जो स्टैंडर्ड है यानी अंकेक्षण मानक है या लेखांकन मानक है, ये बनाने के पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है समरूपता, एक रूपता बनाए रखना, कि भारत में जितने भी संधि लेखाकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं, वो जब भी लेखांकन करें या करवाएं या जांचें या अंकेक्षण करें तो उनके काम करने का तरीका एक जैसा रहे। दूसरा एक उद्देश्य ये होता है कि हम जब अंकेक्षण करने जाएंगे तो विभिन्न तरह की परेशानियां हमें अंकेक्षण के दौरान आ सकती हैं, कभी कहीं अटक गए, कभी कहीं अटक गए, ये समझ में नहीं आ रहा यार इसको कैसे जांचना है। तो अपना जो आईसीआई है वो कहता है कि भैया हम जब तक बैठे तुम चिंता मत करो, तुम्हारी किसी भी परेशानी का जवाब हमारे पास में है, हमने पहले से ही उसके लिए एक मानक तैयार कर दिया है, आप उस मानक का प्रयोग करके अंकेक्षण कर सकते हो। आप उस मानक का प्रयोग करके उसमें देख लो तुम्हारी जो भी परेशानी का जवाब है, जैसे हर परेशानी का जवाब, जीवन से संबंधित किसी भी परेशानी का जवाब गीता में मिलता है। आप गीता पढ़ लें, आपको अपनी जो भी परेशानी आपके मन में है वो मिल जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि शायद आप चौथा अध्याय पढ़े या 10वां अध्याय पढ़े या 20वां अध्याय पढ़े तब मिले, लेकिन मिल जाएगा, है ना। वो कोई धार्मिक ग्रंथ तो है ही नहीं, वो तो प्रॉब्लम सोल्यूशन बुक है बेसिकली एक तरीके से। इसी तरीके से भैया अपनी जो सीए चार्टेड अकाउंटेंट्स जो हैं, जो सीए है, उनकी जो गीता है, उनकी जो कुरान है, उनकी जो बाइबल है, वो सब ये भैया अपना आईसीआई की है। आईसीआई ने जो लेखांकन मानक या अंकेक्षण मानक बना रखे हैं, इसमें आपको अपनी सारी परेशानियों का जवाब मिलता है। कहीं अटक जाओ तो लेखांकन मानक देखो, कोई ना कोई लेखांकन मानक मिलेगा। अकाउंटिंग करते समय कहीं अटक गए, तो अंकेक्षण करते समय अटक गए तो कोई ना कोई अंकेक्षण मानक मिलेगा। कितने सारे अंकेक्षण मानक है, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 265, 299, 300, 3 बड़े पड़े, लिस्ट बनाऊंगा आगे बाद में, अभी लंबी चौड़ी लिस्ट है।
तो हर एक अंकेक्षण मानक का आपको कहीं ना कहीं जवाब मिल ही जाएगा किसी ना किसी समस्या का उनके लिए। क्या सर हमें लेखांकन मानक पढ़ना है? मुझे नहीं पता, ये आपको आपके अकाउंट्स वाले सर बताएंगे या टीचर जो भी है वो बताएंगे। अंकेक्षण मानक पढ़ने, हाँ पढ़ने, क्या सारे पढ़ने? नहीं सारे नहीं पढ़ने, कुछ एक है। तो वैसे बहुत सारे लगभग 38-40 अकाउंट ना अंकेक्षण मानक है, पर आपको ये 38-40 अंकेक्षण मानक नहीं पढ़ने, इसमें से आपको 12-15 पढ़ने हैं, और वो भी अलग से नहीं पढ़ने, ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके अंदर ही है। ठीक है जी, अलग से नहीं पढ़ने, चैप्टर के अंदर ही है। जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट, अब ये जो अंकेक्षण रिपोर्ट है वो अंकेक्षण मानक 700, 701, 705, 706 उनसे बनाया गया है। तो ये चारों अंकेक्षण मानक उस चैप्टर के अंदर आ गए ऑटोमेटिकली इस तरीके से। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ आपको पढ़ने हैं इसी चैप्टर में, हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, लेकिन हम पढ़ेंगे उनके नामों के बारे में, और उनके बारे में जो विस्तृत चर्चा की जाएगी वो जो भी संबंधित चैप्टर होगा उसमें की जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं अंकेक्षण के उद्देश्य। अब ये अंकेक्षण के उद्देश्य से हमारा क्या मतलब है? आपने ऊपर जब अंकेक्षण की परिभाषा समझाई तब आपने बताया था कि अंकेक्षण का उद्देश्य होता है वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना। यही तो बताया था आपने कि अंकेक्षण का मतलब, जब हमने पढ़ा तो क्या पढ़ा था? अंकेक्षण एक स्वतंत्र निरीक्षण है, ठीक है ना? यही तो पढ़ा हमने, अंकेक्षण किसी भी इकाई के वित्तीय सूचनाओं का एक स्वतंत्र निरीक्षण है जिसका उद्देश्य इकाई के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। तो फिर अब उद्देश्य क्या? हाँ, जो अंतरिम अंतिम अगर आप उद्देश्य पूछेंगे तो वही है, लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों से गुजरना पड़ता है, और मैं समझाऊंगा आपको कैसे। अंकेक्षण मानक 200 के अनुसार, अब पहला जो अंकेक्षण मानक है उसका नंबर है 200। आप कहेंगे सर 200, सीधा 200, 1 2 3 4 कहां गए? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, वो कहानी मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखें हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, हमारे यहाँ पे कैसे 200, 210, 220, 230। तो अब आप ये नहीं इसमें अपने को जाना है कि भैया 1 से लेके 199 कहां गए, सीधा 200 क्यों है? और 200 है तो 200 के बाद 201 क्यों नहीं है, 210 क्यों है? तो 201 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां गए? इसकी कहानी अपन बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी इतना याद रखिए जो हमारा पहला अंकेक्षण मानक है वो है 200। अभी जो अंकेक्षण मानक 200 है इसके अनुसार अंकेक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। आप पहला उद्देश्य पढ़िएगा जरा तो फिर देखो बड़ा मजा आएगा। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह उचित आश्वासन, उचित हमारे लिए यहाँ पे बड़ा मुख्य शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रीजनेबल, आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्ण जो कि गलतियों या कपट की वजह से होते हैं से मुक्त है या नहीं। अब इसमें कई नए शब्द आ गए जो शायद आपको लग सकता है कि यार ये तो टिपिकल से वर्ड है, ये तो सर थोड़े से मुश्किल से शब्द आ गए, ये सारवान मिथ्या वर्णन ये क्या होता है, उचित आश्वासन क्या होता है? इतना अंदर अभी जाने से पहले थोड़ा हल्की भाषा में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। देखो, आज अगर आपसे कोई पूछे कि ये फलाना व्यक्ति है, इसके बारे में अपनी राय दो, कोई भी आपका मित्र हो सकता है, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति हो सकता है आपसे कोई मेरे बारे में राय पूछे, हो सकता है कि आप मेरे से जब पढ़ लें या पढ़ चुके हो तो आपसे कोई मेरे बारे में राय पूछे कि बताओ भैया ये दिलीप गुप्ता कैसा आदमी है। सवाल पूछा जा सकता है कि हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं कि भैया दिलीप गुप्ता कैसा आदमी है बताएं। तो अब आपके पास दो तरीके हैं मेरे बारे में राय देने के। पहले तो आपने एम ही दे दिया, अरे बेकार आदमी, अरे बहुत बढ़िया आदमी, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, आप अच्छे से एक आध बार मिले होंगे शायद आप, या आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, लेकिन आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते, मेरे व्यक्तिगत नेचर के बारे में नहीं जानते, मेरे व्यक्तिगत गुणों के बारे में नहीं जानते। आपने ऐसे ही बोल दिया अरे हाँ हाँ बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, बेकार आदमी। ये हो गया एक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पेशेवर नहीं है उसके द्वारा राय व्यक्त करने का तरीका। कोई गैर पेशेवर व्यक्ति अगर होगा ना, कोई नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति, वो इस तरीके से करता है जैसे आप और हम सामान्य तौर पे कर देते हैं, बिना पेशेवर के तौर पे हमने किसी भी व्यक्ति के बारे में राय बना देते हैं, लेकिन पेशेवर ऐसा नहीं करता। पेशेवर किसी भी चीज के ऊपर अपनी राय बनाने से पहले अपने आप को उस चीज, उस वो जो राय देना चाहता है उस राय के लिए पहले अपने आप को आश्वासित करता है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ बेहतर तरीके से। आपको कोई बीमारी होगी, भगवान ना करे कभी भी हो, कोई हड्डी वड्डी में मान लीजिए आपके लग गया, बड़ा दर्द हो रहा है आपके हाथ में, आप कल गिर गए थे और बड़ा दर्द हो रहा है आपके हाथ में यहाँ पे। अब आपको शंका है कि यार कहीं हाथ की हड्डी वड्डी टूट गई, आप डॉक्टर के पास गए। अब सोचिए डॉक्टर आपको, आप गए बोले सर हाथ में बड़ा दर्द हो रहा, कल गिर गया था, हाँ तो हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ेगा, और सीधा प्लास्टर बांध दिया। आपको कैसा लगेगा? आप गिरे, भगवान ना करे कभी ऐसा, आप गिरे और
चोट लग गई, आपको नहीं पता हड्डी टूटी हुई, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से बोला कि सर मैं कल गिर गया था, चोट लग गई, डॉक्टर ने ना आपका हाथ देखा, ना एक्सरे करवाया, ना कुछ करा, और सीधा रे हाँ ये तो हड्डी टूट गई तेरी, तो एक्सरे तेरे तो सीधा प्लास्टर बंधेगा, 21 दिन का प्लास्टर बनवा ले, इसके प्लास्टर बांधो 21 दिन का, 21 दिन बाद आना। अब हो सकता है डॉक्टर सही कह रहा हूं, संभव है डॉक्टर सही कह रहा हूं, वैसे ऐसा होता नहीं फिर भी, लेकिन आप सोचिए एक बार पेशेंट के तौर पे, एक मरीज के तौर पे, आप क्या लगेगा, डॉक्टर साहब देख तो लेते एक बार, आपने, वो बोल रहा है यार मैं डॉक्टर हूं, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, डॉक्टर हूं मैं यार, मैंने कह दिया ना, अरे सर आप डॉक्टर है मान लिया, लेकिन देखा ही नहीं आपने तो हाथ कैसे बता दिया। लेकिन अब डॉक्टर ऐसा नहीं करता, डॉक्टर क्या करता है, पहले आपसे पूछेगा भी कैसे गिरे, वो सब ऐसे गिर गया था, कि किस पोस्चर में गिरे हैं ना, किस स्थिति में, सर ऐसे गिरा यार, इधर गिरा है तो ये तो भाई साहब सीधा हड्डी के बल गिरा है, तो अच्छा कोई बात नहीं, हाथ को चला के दिखाओ, सर नहीं बोल रहा, बहुत दर्द हो रहा है, अच्छा नीचे करो, नहीं हो रहा सर, सूजन भी आ रही है, यार तुम एक काम करो, मेरे को लग तो रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहा है, मुझे लग तो रहा है हड्डी टूटी है, लग रहा है, देखो डॉक्टर की राय, डॉक्टर है भाई, पढ़ाई करी है उसने 5 से 7 साल, इतने सालों से काम कर रहा है, उसका अनुमान सही है, अंदाजा सही है, वो गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या बोलता है, यार एक बार एक्सरे करा लो यार, क्योंकि वो अपनी राय देने से पहले अपने आप को आश्वासित करना चाहता है कि यार मैं जो राय दूं, पहले मैं खुद को तो आश्वासित कर लूं, मैं तो उचित आश्वासन प्राप्त कर लूं कि यार वाकई में हड्डी टूटी है नहीं, अच्छा घुस के तो वो भी नहीं देख रहा, काट के तो देखेगा नहीं, एक्सरे कराएगा खुद या मूवमेंट करा के पूछेगा, लेकिन उसने अपने आप को एक उचित आश्वासन, मैं आपको 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता भैया, वो तो देखो जब काट के देखेगा तभी, अब डॉक्टर तो ऐसे हाथ तो काट नहीं सकते ना चेक करने के लिए हड्डी टूटी नहीं टूटी, वो मूवमेंट करा के देखा, आपका एक्सरे करा के देखेगा, उसके बाद जब उसे लगेगा अंदर से कि यार मुझे लग रहा है, रीजनेबली लग रहा है, उचित मुझे आश्वासन प्राप्त हो गया कि हड्डी टूटी, तब राय व्यक्त करेगा, अब आपको उसकी राय पे भरोसा है, और वो भी अपनी राय पूरे विश्वास के साथ दे सकता है, क्यों दे सकता है भैया, क्योंकि उसने पहले उचित, यही तो पेशेवर का काम है, वरना ऐसी ही राय देनी है, वो तो आपके घर में ही जब आप गिरे और चोट लगी और दर्द हो रहा है, तो घर में आपके 10-20 लोगों ने राय दे दी होगी, अरे लग रहा है हड्डी टूट रही है, पड़ोसी भी बोल रहे होंगे यार एक बार हड्डी लग रहा है, तुम एक बार एक काम करो, दिखाओ यार हड्डी तो टूटी है 100%, कुछ तो बड़े कौन, अरे कंफर्म हड्डी टूटी है, मेरे वो मामा जी के लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ था, सारे डॉक्टर बने, लेकिन उनकी राय, कोई आप उनकी राय मान लेते हो क्या, क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो गैर पेशेवर राय है, क्यों गैर पेशेवर राय है, क्योंकि उन्होंने बिना खुद को उचित आश्वासन दिए ही बोल दिया, अरे मेरे मामा के लड़के की भी ऐसे ही हुआ था, अरे मेरे भाई के भी ऐसे ही हुआ था यार, और वो तो गिर गया था, वो हड्डी टूट गई थी, हाथ अलग हो गया, सब गैर पेशेवर रहे, और वो सब इसलिए गैर पेशेवर है क्योंकि उन्होंने स्वयं ने कोई उचित आश्वासन प्राप्त नहीं करा और सीधा राय देती, लेकिन पेशेवर ऐसा नहीं करता, पेशेवर पहले उचित आश्वासन प्राप्त करेगा कि क्या वित्तीय विवरण सही है या नहीं, हम भी यही करते हैं, आज मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि क्या वित्तीय विवरण सही एवं उचित राय व्यक्त करते हैं या नहीं, यानी वित्तीय विवरण हमें क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा जरा, क्या वित्तीय विवरण सही एवं उचित राय व्यक्त करते हैं या नहीं, ये मुझे बताना है। अब ये अगर मैं बताना चाहता हूं कि वो उचित, सही एवं उचित राय व्यक्त करते हैं या नहीं, अगर तो पहले मैं देखूं तो सही कि वो उचित राय व्यक्त करते हैं या नहीं, यदि मुझे लगेगा कि वित्तीय विवरण उचित है तो बोलूंगा। अब कैसे पता चले मुझे, एक बड़ी सिंपल सी तरीका है, आज मैं आपको छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं, यदि वित्तीय विवरण, हमने क्या बोला, वित्तीय विवरणों में वही दिखाया जाना चाहिए जो कि प्रबंधन ने करा, वही दिखाएगा, अगर प्रबंधन ने जो करा वही वित्तीय विवरण में दिखाया तो मतलब वित्तीय विवरण सही है, अगर प्रबंधन ने जो करा वो वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया तो मतलब गलत। अब प्रबंधन ने जो करा वो अगर वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाया तो ऐसा या तो प्रबंधन ने जानबूझ के करा होगा, मतलब फ्रॉड, कपट, या तो कई बार गलती हो जाती है, कोई एंट्री वेंट्री गलत हो, मतलब गलती, राइट, दो ही बातें होंगी, या अगर प्रबंधन ने या निदेशक मंडल ने जो पूरे साल भर करा उसको वित्तीय विवरणों में वैसा ही नहीं दिखाया, तो इसके दो ही कारण है, या तो उन्होंने जानबूझकर ऐसा करा है, जाके हमें हमें शक हो रहा था, शुरू में हमने पढ़ा भी कि यार हो सकता है वित्तीय विवरणों में वो नहीं दिखाया जो उन्होंने करा, तो इसका मतलब कपट, और हो सकता है गलती से हो गया, वो दिखाना तो वही चाहते थे, कोई एंट्री वेंट्री गलत हो गई, मतलब गलती। ये जो कपट या गलती है, इसको हम लोग एक सामान्य शब्द से जानते हैं, मिथ्या, और अगर वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन है, इसका मतलब वो वित्तीय विवरणों के साथ विंडो ड्रेसिंग की गई है, मतलब उनमें कोई छेड़छाड़ की गई है, उनमें वो नहीं दिखाया गया जो दिखाया जाना चाहिए। तो एक अंकेक्षण करने के दौरान, जब अंकेक्षण करता है कोई भी अंकेक्षण, तो पहले वो
वित्तीय सूचनाओं की जांच करके, अब देखो, अब आपको परिभाषा याद आएगी। अंकेक्षण किसी इकाई के वित्तीय सूचनाओं का क्या है? स्वतंत्र निरीक्षण। तो अंकेक्षक क्या करेगा? उस इकाई की जो वित्तीय सूचनाएं हैं उनकी जांच करेगा, और उनकी जांच करके ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि क्या इन वित्तीय विवरणों में, इन वित्तीय सूचनाओं में किसी तरह की कोई मिथ्या वर्णन तो नहीं है, यानी कोई कपट या गलतियां तो नहीं है। वो भी सारवान, मतलब महत्वपूर्ण, छोटी मोटी तो कोई बात नहीं, कोई सारवान महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन तो नहीं है। और जब वो इस बात से आश्वासित हो जाएगा, उसको ये उचित आश्वासन मिल जाएगा वित्तीय सूचनाओं की जांच करके। अब कैसे मिलेगा वो मैं आगे के आपके अध्याय में सिखाऊंगा, चैप्टर में सिखाऊंगा। यदि वित्तीय सूचनाओं की जांच करके उसको ये उचित आश्वासन मिल गया कि भैया वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन नहीं है, तो वो कह देगा वित्तीय विवरण सही है, सही है। अगर उससे वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन मिला तो क्या बोलेगा? वित्तीय विवरण सही। दोबारा सुनो, अगर उसे वित्तीय सूचनाओं की जानकारी, वित्तीय सूचनाओं की जांच करके ये पता चला कि मिथ्या वर्णन है, तो बोलेगा भाई साहब वित्तीय विवरण सही नहीं है क्योंकि इनमें मिथ्या वर्णन है। यदि वित्तीय सूचनाओं की जांच करके उसे एक उचित आश्वासन मिलता है कि भैया वित्तीय सूचनाओं में या वित्तीय विवरणों में कोई भी मिथ्या वर्णन नहीं है, तो वो बोलेगा भाई साहब वित्तीय विवरण एकदम सही है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए हमने बोला कि पहला उद्देश्य हमारा क्या है? अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या वर्णनों से मुक्त है। सारवान मिथ्या वर्णन मतलब गलतियां और कपट। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपने उचित क्यों लिखा? देखिए, अंकेक्षण जो है वो वर्ष के अंत में होता है। सारे वित्तीय विवरणों को या वित्तीय सूचनाओं को जांच पाना ये इतना आसान काम नहीं होता। तो सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं? अंकेक्षक कुछ चीजों को जांचता है, 100 में से 15%, 20%, 25%, इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। आगे हम इस बारे में बहुत बात करेंगे। उसके आधार पे ही वो ये बताता है। देखो, उचित आश्वासन से तात्पर्य पूर्ण आश्वासन नहीं है, अभी तो एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, जो कि अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य पेशेवर योग्यता एवं कौशलता एवं अंकेक्षण मानकों के अनुसार करता है, और अंकेक्षण मानकों में दिए गए अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर करता है। इसी के अनुसार राय व्यक्त करता है। इस वजह से वह पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं देता, बल्कि उचित आश्वासन। पूर्ण रूप से आश्वासन हम कब दे सकते हैं? जब मैं वित्तीय विवरणों की बहुत गहनता से जांच करूं और एक एक चीज को चेक करूं। इतना नहीं समय होता। एक अंकेक्षक सैंपलिंग के आधार पे अंकेक्षण करता है, यानी जो मुख्य मुख्य चीजें उनको जांचता है। उसमें अगर उसे सही लगता है, जैसे आप किसान की अगर टमाटो केचप खाते हैं जो कि बहुत अच्छी आती है, तो उसमें कितने हजारों टन टमाटर से बनती है और पूरा ट्रक लोड होता है ऐसे, है ना, पूरा का पूरा ट्रक टमाटर होगा। अब वो एक एक टमाटर को तो नहीं चेक कर सकते ना, तो वो क्या करते हैं? तो पूरे ट्रक में से 5, 7, 10, 20, 25 टमाटर उठाते हैं। अगर उनको वो सही लगते हैं तो ये मान लेते हैं सारे टमाटर सही। और ये सही होता है, इसको बोलते हैं सैंपलिंग करना। क्योंकि एक ट्रक में 20,000 टमाटर है, तो 20,000 टमाटर को कैसे चेक करेंगे यार एक एक को? इसी तरीके से हम भी, लेकिन उनके अपने कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, हमारे भी तो है। एक अंकेक्षक भी अंकेक्षण मानकों के अनुसार अंकेक्षण करता है। अंकेक्षण मानकों में जो प्रक्रिया है उसको प्रयोग करके अंकेक्षण करता है, अपनी कौशलता का, योग्यता का प्रयोग करके करता है, तो वो सैंपलिंग करता है। अब देखो, जब 100% जांच नहीं करी तो हम उचित आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं, हम पूर्णतः आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकते। उचित मतलब अच्छे लेवल के। भैया मैं कह रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा, भले ही मैंने सैंपलिंग करी है, लेकिन मैंने हवाबाजी नहीं करी, मैंने अपनी योग्यता का प्रयोग करा, अपने पेशेवर योग्यता का प्रयोग करा, अंकेक्षण मानकों का प्रयोग करा, उसके आधार पर अंकेक्षण करा। ठीक है। दूसरा, जब आपने उचित आश्वासन प्राप्त कर लिया, अब तो क्या करना? राय देनी है। उचित आश्वासन मिला, वित्तीय सूचनाओं में, वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन नहीं है, तो बस राय बनानी है। वित्तीय विवरण उचित, पूर्ण एवं उचित है। वित्तीय विवरणों में या वित्तीय सूचनाओं में मिथ्या वर्णन है, तो क्या राय बनानी है? वित्तीय विवरण उचित नहीं है। इस राय को बनाना है। उद्देश्य एक के आधार पे अंकेक्षक राय देता है। अंकेक्षक को राय देनी होती है कि क्या वित्तीय विवरण इकाई पर लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार बने हैं या नहीं। इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे। और वित्तीय विवरणों पर राय बनाना एवं इस राय को अंकेक्षण मानों के अनुसार व्यक्त करना। अब आप थोड़ी देर के लिए दूसरे और तीसरे में बहुत गहराई से मत जाइएगा, आगे मैं बहुत चर्चा करूंगा इसके ऊपर। अभी इतना याद रखें आप, ये 2 और 3 पे मैं वापस लेकर आऊंगा आपको आगे। अभी इतना याद रखें कि उचित आश्वासन प्राप्त करा, उसके बाद आपको अपनी राय बनानी है और राय को व्यक्त करना है। ठीक है। तो ये हमारा अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य होते हैं।